बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लो मेरे चंदा मेरे प्यारो, ट्रांसलेशन करते हैं विद फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑन द अकाउंट। अब तुम गरीब एक बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने लगे हो और गरीब उसमें क्या जमा करवाएंगे? पैसा। कब कब करवाएंगे? जब तक कहीं से आते रहेंगे। और हुरैरा को हमने बेच दिया। जब हुरैरा को बेच दिया तो इसकी फुप्पो की तरफ से किस्त आएगी ना भाई, किस्तों पे बेचा है बच्चे को हमने। तो ये तो टोरंटो चला गया, उनके घर के काम ये वो, टमी शमी टॉमी को खूब अच्छे तरीके से उसकी कटिंग करवाता है, उसको बात दिलवाता है टॉमी को। तो फिर हमें किस्त आती है हुरैरा को बेचने की। हमने यहां खोल लिया फॉरेन करेंसी अकाउंट। सही, फॉरेन करेंसी अकाउंट में है माशाल्लाह अनलिमिटेड बैलेंस। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब जब हुरैरा को बेचा तो हुरैरा को जब बेचा तो आई किस्तें, और हर आने वाली किस्त को हम क्या करते रहे? बैंक में डिपॉजिट करवाते रहे। अब बताएं, डिपॉजिट एक दिन हो रहा है या कई दिन हो रहा है? कई दिन हो रहा है। इन कई दिनों में जब डिपॉजिट करवाने गए तो रेट क्या था? सेम था, डिफरेंट था? डिफरेंट था। अब जब साल का एंड आएगा तो ये सारी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट अकाउंट में पड़ी भी होंगी। अब दो तरीके हैं, या तो सारी अमाउंट्स का एक्सचेंज गेन लॉस एक दफा कैलकुलेट कर लें, या हर आइटम का सेपरेट करें, हर इन्वेस्टमेंट का सेपरेट करें। मैं दोनों अंदाज से सिखाता हूं आपको इंशाल्लाह। Sometimes there might be a movement on the carrying amount of a balance denominated in a foreign currency during a period. The exchange difference could be calculated by applying the approach below. क्या कह रहा है? कहते पाकिस्तानी कंपनी whose functional currency is, वीकेंड है आज बताकर भेजूंगा कि फंक्शनल करेंसी क्या होती है, कहीं वीकेंड पे इसी में ना उलझे रहो। वो मुझे पता है किताबें तुमने नहीं खोलनी वीकेंड पे, ठीक है? मोबाइल खोल लेना, उसमें तो सारी स्लाइड्स आई भी है ना। कितना इन्वेस्ट किया हमने डॉलर अकाउंट में? इनटू अ डॉलर अकाउंट ऑन 30 जून। कंपनी पेड एन एडिशनल $10,000 इन अकाउंट ऑन 30/9, $15,000 ऑन 31 अक्टूबर। और चाचू अक्टूबर आ गया, और $20,000 ऑन नवंबर। There were no other movement on this account. इसका मतलब अभी हमें कुछ आया नहीं है, सिर्फ हम डिपॉजिट कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज बिलो। बिलो कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, एज फॉलोस। बेटा बिलो से बिल्लो बन गई ना तो लग पता जाएगा तुझे किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे कार। सारे ने जाना है बिल्लो दे कार। मत मुझे छेड़, तुझे छेड़ के ना मुझे शरारत सूझती है और मैं अपनी उम्र भी भूल जाता हूँ कि मैं किस उम्र में फॉल कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ क्या मजाक कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं, सर वैसे ही कहा था, वैसे ही वो भी कहेगी। चलो आगे चलो, वो भी डांट के क्या करेगी? हालीजा मैंने वैसे ही कहा था, ठीक है? इसलिए प्लीज वैसे नहीं कुछ करना, जो करना है हकीकत में करना है। 30/9 को कितना इन्वेस्ट किया? और जा बीबी 15,000। 31 अक्टूबर को क्या इन्वेस्ट किया? और 30 नवंबर को 20,000, और 31 अक्टूबर को 15,000, 30/9 को 10,000 और 30 जून को 90,000। अब ये सारे इन्वेस्ट करते गए, ईयर एंड आ गया, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पड़ी हुई है। अब उसे क्या करेंगे? रीअसेस। इन्वेस्टमेंट ऊपर चली गई तो गेन, नीचे चली गई तो लॉस। अभी सारा गेन लॉस एक शॉर्ट में कैलकुलेट करेंगे, फिर हर आइटम को अलग-अलग करेंगे। कैलकुलेट द टोटल एक्सचेंज गेन लॉस ऑन द डिपॉजिट अकाउंट। शुरू करें। ये एक फॉर्मेट बना लें, ये एक फॉर्मेट बना लें, फिर फिल करते हैं। शाबाश। भोले को मेरा पैगाम दिया था, किधर है भोला? भोले को कहना मैंने आपका वो बंद कर देना है, क्या नाम है, होटल बंद कर देना अगर आप क्लास में नहीं आएंगे, कह देना।
बच्चियों बातें नहीं मेरा बेटा, बातें नहीं। चलें बेटा, आओ मेरे बच्चों। इनिशियल डिपॉजिट कितने डॉलर का करवाया? रेट क्या था? रेट, एक्सचेंज रेट 160। कितने पाक रुपए लगे हमारे? भाई फाइल देना, फॉरेन करेंसी 1000 कॉमन ले लो बेटा। 144। एडिशनल डिपॉजिट कितना किया? रेट बेटा, अमाउंट बेटा, नहीं मेरा बेटा, 1000 कॉमन 16। नेक्स्ट बेटा, अच्छा तुम गरीब, इतनी गरीब बच्ची हो कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को आ रहा हूँ, तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हम इतने डॉलर इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्या तुम जिंदगी में लाखों की सैलरी लोगी, अल्लाह की बंदी हो। 15,000 जरा 160। हर डेट का रेट लेना हो तो एक्सचेंज का, पहली करेंसी में आंसर आना है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोले 24 20,000 किस रेट पे बेटा? मल्टीप्लाई करो 33 जमा कर बेटा। और ये तुम तीनों दोस्तों ने अगर शर्ट्स बदल बदल के पहनी ना तो मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। 500 रुपए की शर्ट ले आते हैं, 6 लोग पहनते रहते हैं 6 दिनों में। भाई साहब मना कर दो इसे, बोलो भाई 2 1 जी। आपको पूरी नहीं आएगी बेटा, ठीक है, आप बेबी साइज लिया करें। आप बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई डॉलर में? 90 10 1 लाख 1 लाख 1 लाख 15 1 लाख 15 और 20 1 लाख। अमीर लोगों 1 लाख। अब ईयर एंड पे देखेंगे बेटा के रेट क्या है? 162 जी मेरा बेटा, क्या 21870। 27 अक्टूबर आ रही है, कोई सदके खैरात में इजाफा करो, कोई अल्लाह से लौ लगाओ, कुछ फैसले तब्दील करवाओ। भाई एग्जामिनर बड़ा जालिम होता है। चलो अब बताओ ऊपर गया है या नीचे? कितने से? तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। कोई बच्चा किसी और फॉर्मेट से भी बनाना चाहे तो कोई मसला नहीं है। डिपॉजिट अकाउंट का टी अकाउंट बना लें, सारी इन्वेस्टमेंट पे डेबिट किए जाएं, फिर सीडी लिख दें, डिफरेंस गेन पे चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे बनाना है वैसे बना लें, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, ये कोई फॉर्मेट स्टैंडर्ड ने दिया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आगे चल सकता हूँ? अब ये भी तो कह सकते हैं नहीं यार मुझे तो आइटम बाय आइटम चाहिए। इंट्रो याद करो, इन्वेंट्री का चैप्टर याद करो, एनआरवी वर्सेस कॉस्ट, आइटम बाय आइटम।
तो अब हम चलेंगे आइटम बाय आइटम। वही क्वेश्चन है, अब मेरे बच्चे आप लोग सॉल्व करके दोगे। फॉर्मेट में आपको दे दूं? चलो ये लो, पहले फॉर्मेट देख लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना देंगे, कोई मसला नहीं है, ताकि इस तरीके से भी ये बात आपको पता चल जाए। अब हर आइटम को सेपरेट ले रहा हूं, जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस दिन, और फिर ईयर एंड का रेट। कहीं गेन आएगा बेटा, कहीं लॉस आएगा। बुकलेट दे दे हीरो, बुकलेट। थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र मालिक, शुक्र परवरदिगार। कितने बच्चे हैं जिनके पास हाइब्रिड भी है लेकिन स्टिल दे आर इन क्लास? माशाल्लाह, ठीक है। यही कमिटमेंट रखिएगा, क्योंकि फिजिकल वालों को फिजिकल में ही समझ आती है, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन में ही समझ आती है। ये जो आधा तीतर आधा बटेर होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। ऑनलाइन इसलिए नहीं लेते लेक्चर, हम तो फिजिकल के स्टूडेंट हैं, और फिजिकल में इसलिए नहीं आते, हमारे पास हाइब्रिड है। हाँ सही कह रहा हूँ बेटा, तो जब बता रहा हूँ जिंदगी का, इसी तरह उनके लेक्चर मिस होते रहते हैं। दो किश्तियों का सवार हमेशा परेशान रहता है। मैं शुरू करूं बेटा? जल्दी कर लें फिर। चलो दोस्तों, इनिशियल डिपॉजिट कितने का किया? 90,000। बेटा कब किया ये? उसका रेट क्या था दोस्तों? कितनी इन्वेस्टमेंट की? 144। ईएनएन पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? रेट क्या हो चुका? 162। 61 था, ऊपर गया, कितना गया? 14, और नहीं भाई 14558। कितना ऊपर गया? 180। क्या है बेटा? गेन। तीस 9 को कितनी इन्वेस्टमेंट की? किस रेट पर? कितना बना? 1610। इन्वेस्टमेंट कितनी रही?
किस रेट पर गई, कितना हुआ, क्या हुआ, कितने का, फिर कब इन्वेस्टमेंट की, कितनी की, किस रेट पर की, कितना बना, ईयर एंड पे कितना हो गया, किस रेट पर, कितना बना, गेन हुआ, लॉस हुआ, कितने का, सॉरी मेरा बेटा, माजरत, सॉरी, किसी सोच में चला गया था। जब हम सोच में जाते हैं ना और हमसे गलती होती है, फिर एहसास होता है कि ये स्टूडेंट तो हर वक्त ही सोचों में होते हैं, इसलिए तो बेचारों से गलती होती है। नहीं, मैं सीरियस मोड में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए सोच में गया है, यार मिसेस की बर्थडे आएगी तो उसे क्या गिफ्ट दूंगा। नहीं, मैं ऐसी झूठ बोलूं, मैं एक सेकंड के लिए गया और उसी सेकंड में देखो मैंने गलती कर दी। एडमिट कर रहा हूं इस बात से कि आके आपको नसीहत हो कि चल यार इसका तो क्वालिफाइड है, इसे तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने तो पेपर में अपीयर होना। ठीक है मेरा बेटा। नहीं, अब अगर आप मेरे पे इस तरह मेरे पे लगाएंगे तो फिर तो मुनासिब नहीं आएगी। बंदे ने अपनी दिल की बात शेयर कर लिया, अब आप उसकी कमजोरी को यूज करेंगे, टॉन्ट करेंगे। नहीं यार, सच ही बोलना चाहिए। मैंने तो जिंदगी के इस हिस्से में आके ये किया है, एक सच और एक किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देखने वाला भी ना इंसान बाद में बड़ा पछताता है, बड़ा पछताता है। इन जो चीज़ों से अल्लाह हम सब मुसलमानों को बचाए। किस चीज़ का? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र कभी ज़िंदगी में दिया नहीं है, अल्लाह कभी ना करवाया। हाँ, झूठ ज़िंदगी में कई जगह बोलने पड़ गए। सबसे बड़ा झूठ तो ये होता है, इंसान थका हुआ होता है और उससे मिलने को किसी को दिल नहीं चाह रहा होता, लोग ये समझते हैं मगरूर है, फिर अक्सर लाइट बंद करके कहता हूँ कोई आए तो कह देना मैं सो रहा हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। इसे हीला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हीला। जैसे कोई आए और कहे कि जी अंसारी साहब हैं, तो कहते नहीं इधर नहीं है, तो इधर वाकई नहीं है, वो तो पीछे कहीं पोर्च में तो नहीं होंगे ना, कमरे में होंगे, लाउंज में होंगे। तो उलमा इकराम से पूछ लिया करें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो सच्चाई को माइंड भी करते हैं। किसी को कह दो यार हमने सुबह 6 बजे उठ के जाना है, हम नहीं मिल सकते, तो वो यही कहते हैं मगरूर आदमी है, हम इसके घर भी गए और इसने मुलाकात नहीं की। ये मजबूरी होती है। अल्लाह हम सबको बचाए। 30/9 को कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। रेट कितना बना? 33। कितने पे चला गया? किस पे? 3/2 क्या बना? 60 का नेट करना मेरा बेटा। 100 ही आया। ओके हो गया। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहें तो बना के दे सकते हो मुझे। जरा इसी को फॉर्मेट को सामने कन्वर्ट कर दें, गेन लॉस। लेकिन गेन लॉस एक ही बनाएंगे हम, जो हमने स्टाइल 1 अडॉप्ट किया था ना बेटा, उसके हिसाब से करो। चले, इन्वेस्टमेंट, डेबिट और बैंक
क्रेडिट कितने से किया बेटा पहली दफा में? 14,400। दोबारा कितने पे किया? फिर कितने पे किया? 2460। फिर कितने पे किया? 33। फिर कितने पे किया? बस। अब सीडी में जाएं तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? और नहीं पहले जी 21 टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,35,000। रेट क्या बना? 160। कितना बना? 21। ये साइड बड़ी है 21,870 माइनस कर। एक्सचेंज गेन आया बेटा। लो बच्चों कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर आपने कहा था एवरेज रेट भी ले सकते हैं इंटरेस्ट की अक्रूवल का और ईयर एंड भी ले सकते हैं। मैंने कहा था यार बस जैसे करवा रहा हूं वैसे कर लो, यही कहा था। आज मैं आपको उसी पॉइंट को दोनों तरीकों से करवाऊंगा और दोनों तरीकों से ओवर द पीरियड जो है वो आंसर क्या आ रहा होगा? सेम। कैसे? एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस कहां जाता है? पीएनएल में। और इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी पीएनएल में। इसका मतलब है इस टॉपिक में दो चीजें चल रही थी, एक एक्सचेंज गेन लॉस और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर एक्सचेंज लॉस आया और साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस आया तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हो गई क्योंकि बोरिंग है तो एक्सपेंस ही होना है, लेकिन दूसरी तरफ लायबिलिटी डाउन हो गई तो गेन आ जाएगा। अब इन दोनों को नेट कर देंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। आंसर दोनों से ये देखिएगा जरा ध्यान से पढ़ें बेटा। Retranslation of accrual of interest. There is no rule in IS 21 as to what rate should be used for the accrual of interest. The accrual could be deemed to arise over the, in which case the average rate would be, or it could be treated as a year-end transaction, in which case the closing rate would be. यही मैंने आपको कहा था कि दोनों तरीके कर सकते हैं। हम क्या कर रहे थे अपनी कैलकुलेशन में? एवरेज लेके चल रहे थे। The profit for the period is not affected by the choice of rate as there would be a compensating adjustment in the amount of exchange difference. कभी इंटरेस्ट के साथ लॉस ऐड होकर वो फिगर बता देगा, कभी इंटरेस्ट के साथ गेन नेट होकर वो आंसर दे देगा। जुमला बोले जो मैं बोल रहा हूं। कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ एक्सचेंज लॉस ऐड होके वही रिजल्ट देगा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ एक्सचेंज गेन नेट होकर देगा। आज वेरीफाई कर लेते हैं, फिर पेपर में जैसे दिल चाहे वैसे करते रहना। आओ बेटा। पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी बोरोड $90,000 ऑन 30 जून। कंपनी रिकॉग्नाइज एंड इंटरेस्ट अक्रूवल। इंटरेस्ट अक्रूवल की एंट्री पास करें। शाबाश। इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितना हुआ? और हमने यहां इस टॉपिक में इंटरेस्ट पेबल की जगह क्या लिखा हुआ है? लोन। तो इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 90 और 10 कितने बन गए? 1 लाख ईयर एंड पर आउटस्टैंड कर रहा है। इस 90 का कोई रोला नहीं है, ये तो हमेशा कहां जिस दिन बोरो किया उस दिन का रेट होगा। रोला तो मिचेगा इस 10,000 की इंटरेस्ट बोरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस का। कभी इसे एवरेज रेट पर बुक करेंगे और कभी इसे ईयर एंड रेट पर बुक करेंगे। ऐसी का आए। एक्सचेंज रेट ओवर द पीरियड 30 जून का स्पॉट रेट है, एवरेज रेट है पीरियड का, और फिर क्लोजिंग का स्पॉट रेट है। क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ टू बी रिकॉग्नाइज इन यूजिंग एवरेज रेट अप्रोच। लोन लेने की एंट्री बोले। एवरेज रेट हो, कोई भी रेट हो, इंटरेस्ट पेबल की एंट्री बोले। लोन क्रेडिट
अब बैलेंस शीट डेट पर इस लोन लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे। ऊपर चली गई तो, नीचे चली गई तो लॉस। अब वो इंटरेस्ट अमाउंट और ये गेन लॉस, इनको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे। दोनों एक ही हुए तो ऐड करेंगे, दो डिफरेंट हुए तो, क्योंकि अकाउंटिंग में नेट करना होता है, डेबिट क्रेडिट को नेट करना। कल सिखा के चला गया था, सिखा चुका हूं। किस रेट से? एवरेज से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना। क्या कहा? और अभी तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं हुए तो इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर रीअसेस करेंगे। पास कर दे एंट्रीज, जल्दी से कर दें। यार आज 2 में तुम लोग पहुंच गए, अभी भी सैटरडे को ऑफ करना, मंडे को ऑफ करना तुम्हारी आदतों से नहीं किया। ऐसे कैसे चीज़ें मैनेज करोगे बेटा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे चल के चीज़ों को मैनेज करना। लोन लीजिए प्लीज। बैंक डेबिट बेटा, बातें नहीं। कितना लोन लिया है? 30 जून का रेट बोले। पहली करेंसी में आंसर आना है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितना आया? 144,000 कॉमन लिया। लोन कितना है? ओके हो गया। अब मेरे दोस्तों इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। पहले एवरेज से चलते हैं। 10,000 जरा एवरेज बोले। कितना हुआ? 16। एक मिनट बेटा, भाई ठंडे पानी में नहीं देनी, ठीक है? सादे पानी में, बिल्कुल सादे पानी में। बेटा उसने इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी है। जब कैलकुलेट करके दे दिए तो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, वो तो परसेंटेज होती तो आप फ्रैक्शन लगाते, ठीक है?
तो जब कभी वो अमाउंट कैलकुलेट करके देते हैं और साइलेंट हो तो इसका मतलब उसने फ्रैक्शन लगाकर ही अमाउंट कैलकुलेट की है। अकाउंटिंग का रूल है, जिस चीज पे वो खामोश है वो अपनी जगह सही है। अब क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे? लोन जब लिया था तो बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट 14,400। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट 1610। यहां तक ओके हो गया? इसके बाद बैलेंस सीडी कितना पड़ा है लोन में? 1,00,000 और रेट क्या चला गया ईयर एंड पे? 162। बोलिए 16,200। बड़ी साइड बताएं। 16,000 डिफरेंस बताएं। 1। ये क्या है? एक्सचेंज लॉस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड एक्सचेंज लॉस भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड। तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस मीन जीपी में से लेस होंगे। दोनों को बॉक्स में ले लीजिए। कितना बना? 1800। 1800 इन दोनों का मिलाकर खर्चा है जो जीपी में से माइनस होगा। यहां तक किसी बच्चे बच्ची को इशू हो? चल सकता हूं। अब ये क्या था? एवरेज रेट पर इंटरेस्ट को अक्रियू करना। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की अक्रूवल एवरेज रेट पर नहीं करेंगे। किस रेट पर करेंगे? ईयर एंड पर। अब दोबारा आप कर दीजिए। दोबारा लोन अकाउंट बनाएं। दोबारा मुझे बताएंगे दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या आंसर देगा। जी एक्सचेंज लॉस की तो हमने की है बेटा। अच्छा वहां लिखी नहीं है, लिख दे। क्या एंट्री है भाई? एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस डेबिट। कितनी अमाउंट है? 190। दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया। जी बेटा क्वेश्चन भी आपको दिखा दूं। ये लीजिए मेरी जान। अगले साल से अगस्त और फरवरी में पेपर चले गए मैं कैफ के। इस वाली अटेम्प्ट में नहीं, अगस्त से। चले भाई। लोन लेने की एंट्री बोले।
कितनी है? कितना लोन लिया था? रेट क्या था? इसके बाद बेटा इंटरेस्ट को अक्रू कीजिए। कितना था? अब स्पॉट रेट ले लूं, ईयर एंड का कितना है? आंसर ओके हो गया। लोन पे आ जाओ, एंट्री बोले कितना? इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 1600। पहले कितना था? ईयर एंड पर आ जाए, बैलेंस सीडी। लोन कितना है अब? रेट बोले कितना बना? डिफरेंस बताएं। ये क्या है? दोनों को क्लब करें। पहले भी कितना था? तो ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सचेंज लॉस की एंट्री बोले कितना है? ओके हो गया। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन IS 21 टाइप्स ऑफ करेंसीज। सबसे पहले फंक्शनल करेंसी क्या होती है? The currency of the primary economic environment in which an entity operates. Origin of registration, origin of incorporation, origin of memorandum of association, origin of articles of association, origin of listing in stock exchange, etc. Basic raw material कहाँ से लेते हैं? बेसिक लेबर कहाँ बैठकर हायर कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन किस कंट्री में करवाई है? किस कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए? यानी प्राइमरी जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो कंट्री आ रहा है, प्राइमरी जो इसके रिसोर्सेज हायर हो रहे हैं वो किस कंट्री से हो रही हैं, उस कंट्री की करेंसी को कहते हैं फंक्शनल करेंसी। यूके बेस्ड कंपनी की फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पाउंड। और पाक बेस्ड कंपनी की फंक्शनल करेंसी रुपी। ठीक, आगे ये कंपनी अपनी फंक्शनल करेंसी में भी अकाउंट्स बना सकती है, किसी और करेंसी में भी बना सकती है। जिस भी करेंसी में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही है वो इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी है। आमतौर पे ये प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? फंक्शनल करेंसी होती है। लेकिन लॉ की किसी रिक्वायरमेंट पे आप इसे किसी और करेंसी में भी बना सकते हैं। द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड मे बी सेम एज फंक्शनल करेंसी और मे बी एनी अदर करेंसी। फॉरेन करेंसी, अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ द फंक्शनल करेंसी के अलावा दुनिया की सारी करेंसीज इस कंपनी के लिए क्या होंगी? फॉरेन करेंसीज होंगी। तीनों में फर्क याद रहेगा। अब फंक्शनल करेंसी कौन सी है? इसके लिए निशानी के तौर पे कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं और कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड ने डिफाइन किए। कहता है फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस फॉर गुड्स एंड
often the currency in which prices are denominated and the currency of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and कहाँ के रूल्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं, कहाँ की फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही हैं, कहाँ से ये मेनली अपने रिसोर्सेज लेबर फोर्स को लेकर चल रहा है, ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है। मजीद द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस बता दिया, मटेरियल बता दिया, एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और ऑफन द करेंसी इन विच प्राइसेस आर डिनोमिनेटेड एंड सेट। याद है की बात। अब क्या क्या बात है, बोले भाई, बोले भाई। सेल्स प्राइस की डिसीजन और कंपेटिटिव फोर्सेस कहां की अप्लाई हो रही हैं और रेगुलेशन यानी रूल्स कहां के अप्लाई हो रहे हैं इस पर। इसकी लेबर फोर्स मेनली कहां से है, इसके मटेरियल के रिसोर्सेज मेनली कहां से है, और जिस करेंसी में ये मेनली डील कर रहा है अपनी परचेज और अपनी सेल्स को, वो इसकी क्या कहलाएगी। लेकिन ये कौन से फैक्टर है, प्राइमरी। अब एमसीक्यू आ सकता है, फैक्टर्स दे दे और कहे यार ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी में क्या क्या है, द करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड बाय इशूइंग डेट एंड इक्विटी। आपको ईपीएस में, अब R2 है ना, ईपीएस में सिखाया था कि पाकिस्तान में तो सिर्फ शेयर्स ट्रेड होते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में डिबेंचर्स वगैरह भी ट्रेड होते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वगैरह, याद रखें वहां बताया था, इनकी भी ओपन मार्केट होती है। तो जब आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आप पाकिस्तान नहीं पढ़ रहे, आप इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं। जब इंटरनेशनली आप पढ़ रहे हैं तो जिस करेंसी में आप शेयर इशू करते हैं या जिस करेंसी में आप डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, ये भी एक निशानी है कि ये आपकी फंक्शनल करेंसी है। एक और निशानी, द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली, ये नहीं कह रहा कि आती हैं, इधर बताया सेल और परचेज इस करेंसी में है, यहां क्या कह रहा है, रिटेन का मतलब, भाई रिटेन का मतलब जो आप नहीं, रिटेन का मतलब है आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जिस करेंसी में आप इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाले पैसे को संभाल कर रखते हैं वो नॉर्मली आपकी फंक्शनल करेंसी है। ऑल्दो पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस अपनी पैसे को डॉलर अकाउंट में रखते हैं, वो इस वजह से रखते हैं क्योंकि हमारा पाक रुपी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहता है। शायद दुनिया की वाहिद करेंसी है जो कभी ऊपर जाती ही नहीं, इसके नसीब में ही नीचे जाना है। ठीक है, अल्लाह करे कि कोई हमारे मुल्क में भी बेहतरी आ जाए, कभी हमारी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो जाए, $1 से $100 मिल रहे हो। यकीन करें हम तो टिश्यू की जगह डॉलर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ख्वाब के लिए हमें 2 दफा बेड से नीचे गिरना पड़ेगा। ठीक है, और ख्वाब तो अच्छे होते हैं, चाहे बीमारी के हो चाहे सेहत के हो। ठीक है, कौन से ख्वाब देखते हो, बीमारी के, सेहत के? इससे पूछने दो। अच्छा, इसका मतलब अपनी चाहत इस पे कुर्बान कर दी, जो आ जाए। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये फैक्टर्स देखने के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देना है वो देना है मॉनिटरी एंड, बोले, नॉन मॉनिटरी एसेट्स, और फिर इसी तरह मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज। तो ये क्या है, मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी आइटम्स। फिर आइटम्स में एसेट भी आ जाएंगे, और मॉनिटरी आइटम्स क्या होंगी, मॉनिटरी आइटम्स आर यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी यूनिट। वो एसेट, वो लायबिलिटीज जो डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ कैश में या रिसीव हो जाएंगे, और अगर लायबिलिटी है तो या पे हो जाएंगे, तो उन्हें कहते हैं कि भाई ये मॉनिटरी आइटम्स हैं। स्टैंडर्ड ने
मॉनिटरी आइटम्स को डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड ने नॉन मॉनिटरी आइटम्स को डिफाइन बिल्कुल ऐसे ही जैसे IS 1 ने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को डिफाइन किया है, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज को डिफाइन नहीं किया। करंट एसेट को डिफाइन करने के बाद हम कहते हैं जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है, जो करंट लायबिलिटीज नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। एग्जांपल्स में कह रहे हैं मॉनिटरी आइटम्स में कैश खुद शामिल है, लोन शामिल है, ट्रेड पेएबल शामिल है, ट्रेड रिसीवेबल शामिल है और इंटरेस्ट पेएबल। अब ज़हन में ये नहीं लाना बैड भी तो हो जाते हैं, भाई बैड होना एक्सेप्शनल है। और याद रखिएगा जब भी कोई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डेवलप होता है। ऐसे तो हम डाटा को डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं, और अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट ना हो तो जितना हम बुक करते हैं ये हमारा गालिब गुमान होता है कि उतने ही पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे। वो अलग बात है, समटाइम डाटा बैंक करप्ट हो जाता है और हमें उससे कोई भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन बैंक करंसी जो है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि क्या है, अनयूजुअल, एक्सेप्शन है। अब आए नॉन मॉनिटरी आइटम्स आर नॉट डिफाइंड बाय IS 21 बट दे आर आइटम दैट आर नॉट, दे इंक्लूड टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। IS 16 इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, ये कहां पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में। IP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डेफर्ड टैक्स, ये भी यहीं पढ़ाऊंगा। ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, नॉन मॉनिटरी। किसकी एग्जाम्पल है, नॉन मॉनिटरी की। अब आ जाए लायबिलिटीज में, कुछ मॉनिटरी लायबिलिटीज होंगी और कुछ, अब स्टैंडर्ड ने ये लिस्ट बना के दे दी है। क्या कहता है, रिफंड लायबिलिटी टू बी सेटल्ड इन कैश। क्या होता है, कहां सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही आपके सिलेबस में है। प्रोविजंस टू बी सेटल्ड इन, कहां सिखाऊंगा, लेकिन इस 37 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शामिल नहीं होती, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होती, क्योंकि ये दोनों प्रोविजन जो हैं ये नॉन कैश आइटम है, इनकी बाद में कैश में सेटलमेंट नहीं होती। तो 37 में आपको वो प्रोविजंस, वो अंदाजा लेना सिखाऊंगा जिनकी बाद में कैश में सेटलमेंट होती है। ये भी आपके सिलेबस में है। प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये कहां सिखाऊंगा इंशाल्लाह जिंदगी रही, तो ये कैफ में है, ये कैफ में है, ये CFAP में है। लेकिन याद रखिएगा कैफ के ये सारे टॉपिक CFAP में भी है, इसलिए R2 को ऐसा पढ़ें कि आप CFAP का बेस पढ़ रहे हैं। जब इंशाल्लाह CFAP शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा, भाई ये पढ़ा था, 40-50% वही चल रहा होगा, फिर ऐसा ऐसा आपको इससे ऊपर लेके जा रहे होंगे, जहां से भी पढ़ेंगे। लेकिन जहन ये बनाकर बैठे कि R2 हमारे CFAP का सारा बेस है, ये एज इट इज उठ के आगे जाना, एज इट इज कह रहा हूं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास कर रहा हूं भाई, जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि आजकल CFAP के लेक्चर वगैरह तैयार कर रहा हूं, बुक कंपाइल कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। उसकी कंपाइलेशन में, उसके लेक्चर की सेटिंग में बहुत सा मटेरियल यहीं से R2 से चीजें लेके जा रहा होता हूं। आगे आए, लीज लायबिलिटी कहां पढ़ेंगे, FAR 2 में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहां पढ़ेंगे, FAR 2 में। करंट टैक्स लायबिलिटी FAR 2 में। लोन्स एंड बोरिंग FAR 1 में पढ़ चुके हैं। ट्रेड पेएबल कौन से वाले, IS 37 में हम बताते हैं कि एक लायबिलिटी होती है और एक प्रोविजन होती है। सर्टन डेट सर्टन अमाउंट लायबिलिटी, अनसर्टन डेट अनसर्टन अमाउंट प्रोविजन। तो ये भी कहां पढ़ेंगे, 37 में कैफ में। अक्रूवल्स टू बी पेड इन 37 और IFRS 15 में। कैश डिविडेंड पढ़ चुके हैं, याद करें। चेंजेस इन इक्विटी में। नॉन मॉनिटरी में एडवांस फ्रॉम, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। याद करें कैश फ्लो के क्वेश्चन में आया था कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कहां सिखाऊंगा, IFRS 15 कैफ में।
प्रोविजन टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट IAS 37, इसे अभी छोड़ दें, जब वक्त आएगा फिर बताऊंगा। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कहां पढ़ चुके हैं? IAS 20। इसलिए डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट होकर जब डेबिट होता था तो कैश क्रेडिट नहीं होता था, इनकम क्रेडिट हुआ करती थी। क्या क्रेडिट हुआ करती थी? इनकम क्रेडिट हुआ करती थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे चल के आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। इन प्रैक्टिस इक्विटी आइटम शेयर कैपिटल एंड आर यूजुअली ट्रीटेड एज, इसकी रीजन ये है कि इक्विटी जो है वो इररिडीमेबल इन्वेस्टमेंट होती है। आप मेरे शेयर होल्डर, आपसे मैंने पैसा ले लिया, आप मेरे इक्विटी होल्डर बन गए। बाय लॉ आप आकर मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो इसका मतलब मैंने फ्यूचर में आपको बाय लॉ कोई पेमेंट नहीं करनी, तो फिर ये मॉनिटरी नहीं है, ये क्या बन गई? ये नॉन मॉनिटरी बन गई। ऑल तो बाय बैक शेयर कर सकते हैं इंटरनेशनली, लेकिन बाय बैक करना भी एक्सेप्शनल होता है और स्टैंडर्ड हमेशा नॉर्म्स पर बनता है, ऑर्डिनरी आइटम्स पर बनता है, रूटीन आइटम्स पर बनता है, यूजुअल आइटम्स पर बनता है। इसलिए इक्विटी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इररिडीमेबल इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इररिडीमेबल इन्वेस्टमेंट है, और इररिडीमेबल में एंटिटी इज नॉट बाउंड टू पे, नॉट बाउंड टू पे। वापस करने के लिए हमें कोई नहीं कह सकता। इसी तरह एसेट्स होते हैं, मॉनिटरी भी होते हैं और नॉन मॉनिटरी भी। डेफर्ड टैक्स एसेट, अभी बोलने का फायदा ही कुछ नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं। और माशाल्लाह 12 दिन का ये लेक्चर है, 12 दिन का टॉपिक है, और R2 में 12 दिन का मतलब तकरीबन 18 घंटे का, और हर पेपर में मार्क्स आता है। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, लीज भी पूरे 12 दिन का टॉपिक है। ये दोनों मिलकर 1 महीने में खत्म होते हैं, इतने हैवी हैं दोनों, और तकरीबन 25 नंबर का पेपर इन दोनों में डिवाइड हो रहा होता है। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, इंशाल्लाह अगले वीक के बाद ये शुरू हो जाएगा, शायद अगले वीक के अल्लाह आफियत रखे फ्राइडे वाले दिन ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंडे से ऑपरेटिंग सेगमेंट शुरू करना है। 4 दिन में अगर वो कंप्लीट हो गया तो 5वें दिन इंशाल्लाह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू कर रहे होंगे। पहले इसकी इम्पेयरमेंट जो है वो R2 में नहीं होती थी, CFAP में होती थी। इस दफा से इसकी इम्पेयरमेंट जो है वो उसने R2 में शिफ्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह मजा आएगा। ट्रेड रिसीवेबल हम IFRS 15 में पढ़ेंगे, जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। अदर रिसीवेबल भी IFRS 15 में पढ़ेंगे। एडवांसेस टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश कहां पढ़ेंगे? अच्छा, एडवांसेस 2 होंगे। हमने कहा था जब हम प्री पेमेंट कर देते हैं तो वो पैसे वापस नहीं आते, हमें सिर्फ सर्विस मिलती है। ऐसे ही एडवांस होता है, अगर वो एडवांस हमें वापस नहीं आ सकता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप इसकी बदले सिर्फ गुड्स या सर्विस ले सकते हैं, तो ये एडवांस बन जाएगा नॉन मॉनिटरी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि नहीं यार, अगर आपने कभी सर्विस या गुड्स ना ली तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे या आप वापस देंगे, तो ये एडवांस जो फ्रॉम कस्टमर होता है या एडवांस टू सप्लायर होता है, ये मॉनिटरी बन जाता है। तो लिख लें, एडवांस और प्री पेमेंट्स में अगर वापसी की बात है तो मॉनिटरी, एडवांस एंड प्री पेमेंट्स में अगर वापसी का ऑप्शन है क्या कहा? अगर वापसी का ऑप्शन है तो मॉनिटरी आइटम बन जाएगी बेटा। और अगर वापसी का ऑप्शन नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, तो फिर ये नॉन मॉनिटरी आइटम बन जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है? कैश एंड बैंक इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट। रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? क्या यार, अब तो खुद मुझे कह रहे हैं यार अंसारी बड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं की यार।
मैं क्या लगा रहा हूं आपको भाई साहब, मैं क्या लगा रहा हूं आपको? अगर एडवांसेस और प्री पेमेंट की वापसी की बात है तो मॉनिटरी, और अगर ये पैसा आया गया दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता तो ये नॉन मॉनिटरी। ये टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। भाई टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये भी सारे क्या है? मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी पे आ जाए, एसेट्स पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट। ये पहले आपके R2 में होता था, अब ये कहां चला गया? R1 में चला गया। तो पप्पू ने ना इधर पढ़ा, पप्पू ने ना उधर पढ़ा, तो पप्पू को ऐसे तो मैं C5 में नहीं भेज सकता, तो फिर ये पप्पू को मैं पढ़ाकर भेजूंगा किसी ऐसे टाइम पे जब मुझे लग रहा हुआ कि तुम्हारा भी मूड नहीं मेरा भी मूड नहीं, तो बायोलॉजिकल एसिड आएगा और वो तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूं। इतना मैं आपको दूंगा कि आपको पता हो बायोलॉजिकल एसिड का स्टैंडर्ड IS 41 क्या है। इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी माशाल्लाह तुम्हारी किस्मत है, R2 में पढ़ा नहीं, R1 इंशाल्लाह पास हो चुका, तो ये भी मैं आपको दूंगा ताकि कभी आप ये ना कहें उन्हें कि हमने CA में IS 38 नहीं पढ़ा। ठीक है, समझिए हो ना? तुम तो आ गए हो, अब जो बाद में आने वाले होंगे अगर उन्होंने भी CA शुरू किया तो वो R1 में पढ़ेंगे या बुद्धि तो सही बना के बैठा कर यार, तुझे देख के मुझे होता है पता नहीं यहाँ तेरा क्या खो गया। स्माइल दे, बचत में बेटा बिल्डर है, जिम जाता है। हाँ, राइट ऑफ यूज कहां सिखाऊंगा? लीज पे आए हुए एसेट को राइट ऑफ यूज कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पैमाने पे पढ़ेंगे, अभी से इतनी जज्बाती होने की क्या जरूरत है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स IFRS 9 में कमिंग फ्राइडे में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इन्वेंट्रीज इंट्रो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आ चुके, वो जब कार्ड बनाते थे लेजर कार्ड, मेरियां आनियां थे मेरियां जानियां। ठीक है भाई, एडवांसेस फॉर गुड्स एंड, अगर वापसी है तो मॉनिटरी और अगर वापसी नहीं है तो नॉन मॉनिटरी। प्री पेमेंट फॉर, अगर वापसी है तो मॉनिटरी, वापसी नहीं है तो ये पढ़ा दिया हुआ। छुट्टी। करेंसी रेट को लिखने के दो अंदाज हैं, कुछ मुल्कों में डायरेक्ट कोट चलता है और कुछ मुल्कों में इनडायरेक्ट कोट चलता है। अगर डॉलर है 1 यूनिट और इधर पाक रुपी 1 यूनिट, तो अगर फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट है तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट कोट, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्लाइड हमने पाक रुपी के हिसाब से बनाई हुई है, पाकिस्तान के हिसाब से। और अगर पाक रुपी की एक करेंसी है, अब अगर आंसर आना हुआ पाक रुपी में तो क्या हो रहा होगा? वो बोलो ना। और अगर आंसर आ रहा हुआ डॉलर में तो क्या होगा? डिवाइड। यही सिखाया था। अब यहां जाए, यहां फर्स्ट करेंसी कौन है? गोली मार दे मुझे, मार दे गोली आज छठे दिन के, अगर ये पाक रुपी फर्स्ट करेंसी है यहां पे तो। और जहाजो 1 यूनिट पाक रुपी का है तो पाक रुपी कौन सी करेंसी है? फिर कहते हैं तैयार बैठे हुए थे। अब आओ, पाक रुपी सेकंड करेंसी है तो कैसे आंसर आएगा? फॉरेन करेंसी डॉलर फर्स्ट करेंसी है तो कैसे आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके। MCQ आ सकता है, वो आपको बता दे ये कंट्री की फंक्शनल करेंसी है, बताएं डायरेक्ट कोर्ट में लिखा हुआ है या इनडायरेक्ट कोर्ट में लिखा हुआ है। याद रहेगा क्या रूल है? फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट है तो, और लोकल करेंसी की 1 यूनिट है तो, इसका मतलब अगर लोकल करेंसी पहली करेंसी है तो
डायरेक्ट कोड, और अगर लोकल करेंसी सेकंड करेंसी है तो जिसको जैसे इजी लगे वो वैसे ही याद रख ले। वैसे ही खत्म हो रहा है बेटा, आप ऐसे ही अपने अल्फाज को जाया कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम, एसेट अप हुआ तो गेन है, एसेट डाउन हुआ तो लायबिलिटी डाउन हुई तो गेन है, लायबिलिटी अप हुई तो सारी कैलकुलेशन अल्लाह के फजल से आपको सिखा दी। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को देखना है एट द एंड ऑफ, अगर पीपी कॉस्ट मॉडल पे है तो कोई री स्टेटमेंट नहीं होती क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एक्सचेंज गेन लॉस विल मूव इन सेम वे एज रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड, सिखा दिया था बेटा। आईपी कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, नो री स्टेटमेंट एट द, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है एक्सचेंज गेन लॉस विल मूव इन सेम वे एज फेयर वैल्यू गेन एंड जी। जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है भाई, और मैंने दोनों को अलहदा करना सिखाया तो अलहदा करके चलेंगे, इसलिए कि एग्जामिनर को मार्जिन नहीं देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो। इनिशियल रिकॉग्निशन में हर चीज रिकॉर्डेड एट द, और जब स्पॉट रेट से कन्वर्ट करते हैं तो कभी गेन लॉस रिकॉर्ड, पहली ट्रांजैक्शन के टाइम पे गेन लॉस नहीं है, रीस्टेटमेंट के वक्त गेन लॉस है अगर रीस्टेटमेंट हो रही है, और फिर सेटलमेंट के वक्त जो है वो गेन लॉस है। अब मेरे चंदा आज होमवर्क में एमसीक्यूज आएंगे, ऑटम 19 से स्प्रिंग 25 तक जितने एमसीक्यू आए हैं वो मैं आपको होमवर्क में आज दूंगा ताकि आप स्टैंडर्ड को अच्छा सा तैयार करें। पहले वीक में हमने अल्लाह के फजल से फॉरेन करेंसी IS 21 कंप्लीट कर लिया, टारगेट अचीव हो गया, अल्लाह का एहसान है। अब इंशाल्लाह अगले वीक में शुरू करेंगे, हर वीक का काम हर वीक में करते रहेंगे तो आखिरी वीक में कोई पेंडिंग चीज आपकी तरफ नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।